बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाम न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज हम बात करेंगे ये जो नैब तरमीम केस था जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, वो जो नैब तरमीम बहाल हुई हैं, जो कि ये केस लेके गए थे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कलअदम करार दी थी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने अब बहाल की हैं। ये नैब तरमीम हैं क्या? ये कलअदम क्यों करार दी गई थी आज से 2 साल पहले? आज 2 साल बाद ये बहाल क्यों हुई हैं? ये आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप जुड़े रहें बेनकाब न्यूज़ के साथ। और राय तो आप अपनी दे रहे हैं, जो मैंने आपसे अपील की थी वो आपने मेरे मान रखा है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये जो नैब तरमीम बहाल हुई है ना सुप्रीम कोर्ट से, ये 2 साल पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दी थी। वो चीफ जस्टिस कोई और थे, ये चीफ जस्टिस कोई और हैं। वो पता नहीं किसके चीफ जस्टिस थे, ये पता नहीं किसके चीफ जस्टिस हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ वो दोनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और दोनों ऑनरेबल हैं। अगर एक कलअदम करार देता है नैब तरमीम, दूसरा बहाल कर देता है, कानून वही है, आइन वही है, मुल्क वही है। मेरे ख्याल वक्त बदल गया है और जो चीफ जस्टिस साहबान हैं वो बदल गए हैं। क्या कानून भी साथ बदल जाता है? आम जो शहरी है, मेरे जैसा आम एक जिसको कानून और आइन का पता नहीं है, जिसने कानून नहीं पढ़ा, आइन को इतना डीपली नहीं जानता, वो इस चीज़ पे हैरान होता है कि केस वही होता है। जब जज बदलता है, अदालत बदलती है, वो केस भी बदल जाता है, वो कानून भी बदल जाता है, वो आइन भी बदल जाता है। ये बात नहीं समझ आई तो शायद हमें आनी भी नहीं, इसलिए हम इसके समझने की कोशिश भी नहीं करते। हम ये समझने की कोशिश करते हैं। आज मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे सुनने वाले हैं, उन्हें ये समझाने की आज मैं कोशिश करूँगा कि ये नैब तरमीम थी क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, और इमरान खान क्यों गए थे इसे कलअदम करार देने के लिए। हालांकि ये जो बहाल हुई है ना, उसमें इमरान खान का भी फ़ायदा हो गया है, 2 केस उनके भी फिशू हो गए। तो जब उन्हें पता है कि इसका फ़ायदा मुझे हो रहा है, तो उसने खामोशी क्यों नहीं इख्तियार की? उन्हें देते, आपको तो फ़ायदा है, आप उन्हीं 2 केसों में अंदर हो ना। एक में तो आपको सज़ा भी हुई है, तोशा खाने वाला है वो, बल्कि 2 रेफरेंस हैं, वो दोनों फिशू हो गए। इमरान खान का तो फ़ायदा हुआ, इसके बावजूद वो क्यों चाहते थे कि ये बहाल ना हो और नैब तरमीम जो हैं ये ना हो, और बाकी सब लोगों ने क्यों जोर लगाया हुआ था कि नैब तरमीम होनी चाहिए? असल में ये नैब तरमीम है क्या? इधर जाने से पहले आपको ये बता दें कि उस वक्त जब ये जो नैब तरमीम का कलअदम करार दी गई थी ना, 3 रुकनी बेंच था और उस वक्त चीफ जस्टिस से उमर अता बंदियाल, और अब जो बहाल हुई हैं ये 5 रुकनी बेंच है। सरबराही की है इसकी मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने। इसमें जो बाकी जस्टिस साहबान शामिल थे उनके नाम मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। ये 5 रुकनी बेंच था: जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। इन्होंने जनाब ये बहाल की हैं जो नैब तरमीम थी। अब जस्टिस अतर मिनुल्लाह का नाम जब आता है ना, तो थोड़ा सा शायद आपको भी खनका होगा कि ये तो इनके फैसले जो आ रहे हैं वो तो किसी और किस्म के थे। ये इनका कम से कम कोई इख्तलाफी नोट ही आ जाना चाहिए था। इख्तलाफी नोट तो नहीं आया, फैसले से इन्होंने इत्तफाक किया है। अलबत्ता एक इजाफी नोट उन्होंने लिखा है कि ये जो अपीलें असल में की थी ना ये बहाली के लिए, वो हुकूमत ने भी की थी और दीगर लोगों ने भी। तो उन्होंने अपनी इजाफी नोट में लिखा है कि मैंने हुकूमत की जो अपील है वो मंजूर नहीं की, बाकी जो अपीलें वो मंजूर कर ली हैं। मगर विकेट के दोनों तरफ खेल गए, हुकूमत मानी नहीं, लेकिन
तरमीम बहाल कर दी तो सुरखरू हो गए ना। ये भी एक आपके सोचने वाली बात है। मैं तो इससे खैर सोचता ही रहता हूँ, अभी तक किसी नतीजे में नहीं पहुँचे, शायद आप किसी नतीजे में पहुँच जाएँ कि हमारी अदलिया हमारे साथ कर क्या रही है। अब आते हैं ये नैब तरमीम है क्या। असल में कानूनी लैंग्वेज में अगर बात करेंगे ना तो वो शायद आपको समझ ना आए। मैं खुद भी कानून पढ़ा हुआ नहीं है, ना मुझे इतनी समझ है। कानून दानों से जो मैंने बात की है, जो उनसे पूछा है, जो उनसे मुझे मालूमात हासिल हुई हैं, वो ये हुई हैं कि 50 करोड़ से नीचे के जो केस होंगे ना, अब वो नैब के दायरे अख्तियार से बाहर हो गए। मतलब 50 करोड़ तक मौजा ही मौजा। वो गाना सुनिया ना तुसी, मौजा ही मौजा, वो तुसी गुनगुना सकते हो। दूसरा कि अगर आप मुतसरीन में शामिल है ना, किसी ने हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई है, आपको लूट लिया है, किसी ने आपको बाहर जाने का झांसा दिया है, आपका लूट लिया है, किसी ने किसी और मामले में उसने कहा जी कि ये लॉटरी निकलेगी आपकी, आप इतने इतने पैसे दें, आप डबल रकम कर दूंगा आपको, इतने इतने पैसे आप जमा करवाएं। मुतसरीन होते हैं आप, आपके साथ धोखा हुआ होता है, आपके साथ ज्यादती हुई होती है, फ्रॉड हुआ होता है। जब तक आप 100 मुतसरीन इकट्ठे नहीं ना करेंगे, नैब आपका केस नहीं सुनेगा। अगर 99 भी मुतसरीन है ना, फिर नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आएगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये हुआ है। तीसरा फ़ायदा ये हुआ है कि ये जो हमारे सियासतदान है ना, उनसे दूसरे महकमे, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे दूसरे महकमे, हमारे जो दीगर लोग हैं बड़े उद्योग में, असल में ये जो बड़े फ्रॉड करते हैं ना करोड़ों वाले, ये बड़े लोग ही करते हैं। हम जैसे आप जैसे लोगों ने तो करोड़ गिना हुआ ही नहीं होता, देखा हुआ ही नहीं होता, हमने वो क्या करना है। इसलिए हमें तो इससे सरोकार नहीं है। लेकिन हमें जो सरोकार है ना, वो ये है कि आपका 1100 अरब ये नैब तरमीम जो है ना बहाल होने से 1100 अरब रुपया कौमी खजाने का उड़न फिशुं हवा में उड़ गया, डकार गए। मुशर्रफ दौर में भी ऐसा ही हुआ था। जो कर्जे लिए हुए थे ना बैंकों से इन सियासतदानों ने, उस वक्त चूंकि मुशर्रफ साहब को जरूरत थी सियासतदानों की और पार्टियों की, और जिसने कुछ किस्म के घपले वगैरह किए होते हैं ना, कोई फ्रॉड है दबंग किस्म का कोई किए हुए होते हैं, और फिर हुकूमत की छतर छाऊं नीचे बैठते हैं और शर्त यही रखते हैं जी मैं तो इन्ना खादा होया जे वो मैं किंज हजम करा। वो कहते इत्थे आ गया। मुशर्रफ दौर में कर्जे माफ हुए थे, ये एनआरओ मिला था। अब 50 करोड़ उड़न फिशूं, उसके बाद आपके साथ अगर कहीं प्लाट में कहीं पैसे आपके फंस गए थे, कहीं बाहर जाने का झांसा देकर आपसे पैसे ले लिए गए, या किसी भी मामले में आप 100 लोग और मुतसरीन इकट्ठे करेंगे तो मैं आपके पास आप जा सकेंगे, वरना आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात जो इसमें नैब तरमीम में अब हुई है, वो इन पे जो केस बना करेंगे ना छोटे मोटे, जिन महकमों में जाया करेंगे, उन महकमों के ऊपर इनके अपने लोग ही बैठे हुए हैं। लिहाजा वो भी आप ना करें तवक्को के इनके वो मामलात वहाँ पे कोई शायद रिकवरी होगी। असल में मुझे जो बात समझ आई है ना, जो लुबे लुभाव इसका हुआ है, वो ये है खाई जाओ, उतू खाई जाओ, उतू रौला पाई जाओ, और खंगी जाओ तो लंगी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। एनआरओ दे दिया है अपने आप को हमारे सियासतदानों ने, हमारी पार्लियामेंट ने, अपने जो छतर छाऊं के नीचे लोग बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है ये वही लोग बैठे हुए हैं ना जिन्होंने ये बड़े बड़े काम किए हुए हैं। 1100 अरब है, कोई मामूली रकम नहीं है। अगर इसमें आधी रकम भी दे दी जाए, कर्जा उतार दिया जाए, शायद कोई सूद कम हो जाए। और ये जो 8-5 लाख के हम मकरूज हैं, हमारा बच्चा जो मकरूज है, उसमें कर्जे में शायद कुछ कमी आ जाए। अब मजीद कर्जा लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, और लेकिन वो जो कर्जे जो उतारने हैं उसके लिए ये मामलात हो रहे हैं। इमरान खान को क्या फ़ायदा हुआ है इसकी बहाली से? उन पे 190 मिलियन पाउंड वाले जो केस है ना मलक रियाज वाला, वो अब इस दायरे अख्तियार में नहीं आएगा। लिहाजा उसमें ज़मानतें मेरे ख्याल उनकी हुई हैं। और दूसरा जो है तोशा खाने वाला,
وہ میرا 31-32 کروڑ روپیہ ساری اس کی مالیت بنتی ہے، وہ 50 کروڑ سے نیچے ہے، وہ بھی گیا۔ اگر پکڑا ان دونوں کیسوں میں تھا نا، تو پھر ان کو اب جیل میں رکھنے کا کیا جواز ہے؟ اگر آپ ان پہ کیسز باقی گنتے ہیں 9 مئی والے، تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اگر میری یادداشت کمزور نہیں ہے، تو 8 مئی کو تو انہیں رات کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ایک بندہ گرفتار ہے، حکومتی کسٹڈی میں ہے، وہ 9 مئی کیسے کر سکتا ہے؟ کیا جیل سے وہ ہدایات دے رہا تھا؟ اور جو حکام تھے جیل کے، جن لوگوں نے پکڑا ہوا تھا، جن کی کسٹڈی میں تھے، وہ ان کو یہ اجازت دے رہے تھے کہ آپ نا یہ دھوم دھڑکا کرائیں، جو اگر ان کیسز میں پکڑا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی اور کیس ہے ان میں جیل میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی اور کیس ہے تو پھر اس کو اوپن کرنا پڑے گا، وہ قوم کو دکھانا پڑے گا وہ کیا کیس ہے ان پہ۔ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا، NRO لیا ہے سیاستدانوں نے خود بھی، اور اپنے جیسے جو دوسرے پیڑی بند بھائی ہیں، پیڑی بند بھائی مراد جنہوں نے 50 کروڑ تک کرپشن کی ہوئی ہے، وہ پیڑی بند بھائی، ان کو ریلیف ملا ہے۔ اس کو بولتے ہیں NRO۔